नमस्कार दोस्तों, रोशनी पब्लिकेशन देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम फिर से वही हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो गद्य खंड है उससे एक चैप्टर ले रहे हैं। हम लोग पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर कर लिए थे, ये सेकंड चैप्टर आपका बीच में रह गया था, तो आज हम उसी सेकंड चैप्टर को कवर कर लेंगे ताकि एक सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज हम लोग चल सके। तो ये हमारा एक बार कवर हो जाएगा, चैप्टर 1, 2, 3 गद्य खंड में आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 चैप्टर आपका पद्य खंड में कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा व्याकरण में भी हम लोग कौन सा वर्ण और शब्द कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह आपका और भी सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं विष के दांत, जो कि नलिन विलोचन शर्मा की जो है वो कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है विष के दांत। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या कहानी है, कहानी में क्या कहा जाता है, किन कुरीतियों पर बात की गई है, कैसे व्यंग्यात्मक ढंग से नलिन विलोचन शर्मा ने बहुत समाज की कई कुरीतियों के बारे में एक ही कहानी में लगभग 2 से 3 कुरीतियों के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से कहा है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय के बाद हम लोग जो आपका स्टोरी है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो बच्चे हैं, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 26 में, जिनका टारगेट है कि अच्छे से अच्छे अंक अचीव करें, तो उनके लिए हमारा ये रोशनी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही सुलभ होने वाला है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का, सभी टॉपिक विद क्वेश्चन आंसर विद प्रैक्टिस सेट, ठीक है, एक कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो जो भी दोस्त हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उनके साथ आप ये शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। आप हमारे इस चैनल पे हमेशा बने रहे, हर एक वीडियो को देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग कवि परिचय की ओर, ठीक है। किसी भी चैप्टर में आपका जो हिंदी का जो बुक है, जिससे हमने कहा था 40 से 45 अंक के क्वेश्चन सिर्फ आपका बुक पोर्शन से कवर होता है, तो उन्हीं 40 से 45 नंबर में लगभग 25% भाग, 25 से 30% भाग आपका लेखक परिचय से होता है। ऑब्जेक्टिव में लगभग 10 से 15 या कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आपके लेखक परिचय से पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर में आपका लेखक परिचय बहुत महत्वपूर्ण वेटेज रखने वाला है। लेखक परिचय आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जो लेखक परिचय देखते हैं, आज भी हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। नलिन विलोचन शर्मा जो कि लेखक है विष के दांत के, उनके बारे में पहले जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद विष के दांत उन्होंने किस सेंस में लिखा है, कैसे लिखा है और ये क्या डिनोट करता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पूरी कहानी को समझेंगे। जैसे जैसे हम लोग जो पिछला वीडियो का जो पैटर्न चल रहा है, सेम उसी पैटर्न में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उससे याद करना आपका और ज्यादा आसान होगा और आपका रिकॉलिंग भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नलिन विलोचन शर्मा का जन्म परिचय से, जहां से हम लोग शुरू करते हैं। जन्म की बात करें तो 18 फरवरी 1916 को नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था बदरघाट पटना में। पटना के थे नलिन विलोचन शर्मा जी। बदरघाट पटना में 18 फरवरी 1916 का इनका जन्म हुआ था। भोजपुरी भाषी थे, भोजपुरी भाषी थे एवं इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा थे, जो कि प्रसिद्ध संस्कृत व दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। स्कॉलर परिवार से आते थे। इनके पिताजी पंडित रामावतार शर्मा एक स्कॉलर परिवार से आते थे, जो कि प्रसिद्ध संस्कृत व दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। इस साल ये क्वेश्चन में पूछा था कि किनके पिता प्रसिद्ध संस्कृत एवं दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, प्रसिद्ध संस्कृत एवं दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। तो इस साल का ये क्वेश्चन रहा है। तो यहां से देख रहे हैं MBBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस साल आया था और इस लेखक परिचय से आपका हर साल क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिएगा। माता का नाम रत्नावती शर्मा, इसकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? लेखक की, जो कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे इनके शिक्षा एवं कार्य की। इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की एवं इन्होंने क्या कार्य किया, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी पटना कॉलेजिएट स्कूल से, पटना कॉलेजिएट स्कूल जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। पटना यूनिवर्सिटी से हिंदी एवं संस्कृत में इन्होंने MA किया।
पटना कॉलेजिएट से, पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत में एमए किया एवं प्रधानाध्यापक रहे। कहाँ कहाँ प्रधानाध्यापक रहे? हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में रहे, रांची यूनिवर्सिटी में रहे, इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में भी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया। 1959 में पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी में विभाग अध्यक्ष बने रहे। क्या अध्यक्ष? हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कौन? 1959 में पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे एवं 1961 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं 1961 में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय ये इसी पद पे कार्य कर रहे थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष। कहाँ? पटना यूनिवर्सिटी में। आगे बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं की। सबसे पहले ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमुख रचनाएं। हर जो लेखक है, चाहे वो कवि हो, किसी का भी परिचय हो, उनकी प्रमुख रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ। इसमें आप देखिएगा ये जो पहली दो है, दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन, इनके मृत्यु के पूर्व की दो ग्रंथ है। आलोचनात्मक दो ग्रंथ मृत्यु के पूर्व की, इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये जो मृत्यु के पूर्व, इनके मृत्यु से पूर्व ये प्रकाशित हो चुकी थी, ये दो, दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन। लेकिन मानदंड, हिंदी उपन्यास और साहित्य तत्व और आलोचना, ये शायद 1995 में, और ये 1968 में, और ये 1963 में, ये तीन, 63, 68 और 95 में ये तीन प्रकाशित हुई। क्योंकि देखिए उस समय हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी जीवित नहीं थे, तो ये कुछ अस्त व्यस्त अवस्था में प्रकाशित हुई। जैसे देखिए जब प्रकाशक रहेगा वही ना एक सिलसिलेवार तरीके से उसको प्रकाशित कर सकता है, लेकिन ये लिख के चले गए थे और ये 3 साल में इनकी ये 3 ग्रंथ प्रकाशित हुई। इनका मृत्यु हो गया था 1961 में, लेकिन 1963 में इनका मानदंड, 68 में इनका हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना 1995 में प्रकाशित हुई एवं ये दोनों इनके मृत्यु के पूर्व बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाशित हुई है। तो ये 5 इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, 3 मृत्यु के बाद और 2 मृत्यु के पूर्व की। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने लायक है। कहानी संग्रह की बात करें तो हमारा तो सबसे पहले विष के दांत, ये, उसके बाद 17 अंशग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, 17 अंशग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, ये इनकी दूसरी कहानी संग्रह है। काव्य संग्रह, ये क्या है? कहानियों और फिर कविताओं की बात करें तो नकेन के प्रब्ध और नकेन 2, यानी आप इसको नकेन 1 भी कह सकते हैं। किसे? नकेन पार्ट 1 और नकेन पार्ट 2, ये 2 इनके काव्य संग्रह हैं, लेकिन पार्ट 1 को नकेन के प्रब्ध कहना है। क्या? नकेन के प्रब्ध कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग संपादित ग्रंथ। ग्रंथों की बात करें, एक है आलोचनात्मक ग्रंथ और एक है ग्रंथ। तो सदल मृष ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री के स्मारक ग्रंथ और संत परंपरा और साहित्य, इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। तो साहित्यिक विशेषता कैसी इनकी विशेषता थी, साहित्य में इनकी कैसी क्या विशेषता थी? तो प्रपद्यवाद के प्रवर्तक, नई आलोचना शैली के समर्थक एवं कहानियों में मनोवैज्ञानिकता की गहराई दिखाई देती है। बहुत ही नए तरीके से ये आलोचना करते थे। आलोचना इनकी बहुत व्यंग्यात्मक होती थी। थोड़ी इनकी जो आलोचना होती थी वो एक कहानी की तरह कब पता चल जाते थे, लोगों को पता नहीं चलता है कि उनकी आलोचना हुई। इस तरह के आलोचनात्मक अपनी ये लिखते थे साहित्य के क्षेत्र में। कहानियों में मनोवैज्ञानिकता की गहराई दिखती थी। परंपरागत शैली का निषेध एवं आधुनिकता का समर्थन करते थे। कौन? नलिन विलोचन शर्मा जी, जो कि पटना के थे। आलोचनात्मक भाषा जो था वो क्या? संकेतात्मक एवं गठी हुई, बहुत ही ये संकेतों के रूप में आलोचना करते थे। कहते नहीं थे कि ये बुरी चीज है, लेकिन उसे उनकी आलोचना जरूर करते थे। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग पाठ परिचय की। हमारा जो विष का दांत है उसमें क्या है? तो ये कहानी संग्रह अन्य कहानियों से ली गई है, अन्य कहानियों से ली गई है एवं इसका मुख्य विषय है मध्यम वर्गीय जीवन के अंतर विरोध।
मिडिल क्लास फैमिली की क्या संघर्ष होते हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करता है, और उनका जो अंतर विरोध है, जब मिडिल क्लास फैमिली को ज्यादा सप्रेस किया जाता है तो उसका विरोध किस रूप में निकलता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। प्रमुख पात्र हैं इसमें सेन साहब हैं, गिरधर हैं। जो सेन साहब हैं जो कि उच्च मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, यानी वो हाई मिडिल क्लास के आते हैं, जिनकी जो स्थिति है अच्छी खासी है, जिनकी एक खुद की एक फैक्ट्री है। और उनके गिरधर जो कि उनके फैक्ट्री में काम मतलब किरानी के रूप में काम करते हैं, वो गिरधर। और इनका मुख्य विषय वस्तु लिंग भेद पर आधारित है, सामाजिक भेदभाव पर आधारित है। इसमें इस कहानी में आपको लिंग भेद भी देखने को मिलेगा, किस तरह सेन साहब की बेटियां एवं उसके बेटा खोखा के लिए अलग नियम होते हैं। सामाजिक भेदभाव पर देखने को मिलते हैं कि किस तरह जब मदन किसी काम को करता है तो वो उस काम को चोर एवं डकैत कह के संबोधित करते हैं, एवं वहीं कहीं खोखा कुछ कर देता है तो वो इंजीनियर बन जाता है। स्वार्थ की छाया में पला स्नेह इसमें आपको देखने को मिलेगा, एवं मानवाधिकार और समानता की झलक और असमानता की झलक आपको इसमें देखने को मिलेगी। कुल मिला के ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब आप पढ़ेंगे और हमारे साथ जब ये एंड तक बने रहिएगा तो स्टोरी में बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो ये प्रमुख जो पात्र हैं सेन साहब, गिरधर लाल और उसके मदन है, खोखा है, तो ये सारा आपको धीरे धीरे पता चलने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साहित्यिक विशेषताओं में, इनके कुछ प्रमुख रचनाओं में, तो सभी आपका एक एक करके आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। आगे बात करेंगे इसमें, डायरेक्ट आते हैं, हमारा स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। स्टोरी एक कार की व्याख्या करते हुए शुरू होती है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई स्ट्रीमलिंड जैसे कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए। मतलब सेन साहब के एकदम चमचमाते एकदम झक्कास कार है एगो, जो कि कहा बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती होता है एक ऐसा घर जैसे गाड़ी को रखने के लिए छप्पर छाड़ के अच्छे से बनाया जाता है, ताकि वो गाड़ी धूप बरसात से बचा रहे एवं गाड़ी पर ज्यादा डेंट वेंट ना आए। अगर गाड़ी को खुला छोड़ दीजिएगा तो उसमें देखते हैं धूल जम जाएगा, कभी पानी पड़ जाएगा, तो क्या होगा, गाड़ी जल्दी खराब होगी। तो वो बरसाती में रखती हुई काली चमकती हुई स्ट्रीमलिंड जैसे कोयल घोंसले में रहती है। क्योंकि देखिए गाड़ी कहाँ थी, गाड़ी थी बरसाती में, तो वहीं से उसका दिखाया गया है जैसे कोयल, काली गाड़ी को कोयल कहा गया और घोंसला किसको कहा गया, बरसाती को। तो वही है कायल जैसे कोयल घोंसले में। सेन साहब को इस कार पर नाज है, मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं, अरे मेरा गाड़ी किसी के पास होगा इस तरह। बिल्कुल नई मॉडल, एकदम चकचका के, एकदम 7,500 में आई है। गाड़ी का प्राइस क्या है, 7,500। अब बोलेंगे भैया 7,500 कुछ कम नहीं है। एक बात बताइए, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 1961 में, यानी ये कहानी 1961 के पहले की है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। इतना बढ़िया और इतना झकास लगता है ये गाड़ी कि आप उसमें अपना मुंह देख सकते हैं। कहीं एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो, यानी दो लोग रखते हैं, क्लीनर और सोफर, एक साफ करने वाला और सोफर होता था जो इसको साफ करने, एकदम इसके रख रखाव के लिए दो लोग को रखा जाता है। इसमें एक धब्बा भी दिख जाता था, मतलब उसका सामत, उस पर फिर अब क्लास लगने वाला है। ठीक है, मेम साहब की सख्त ताकीद थी, ताकीद यानी हिदायत क्या थी कि खोखा और खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। अब खोखा और खोखी क्या है, खोखा और खोखी क्या है, उनका बेटा और बेटी इस गाड़ी के आसपास ना आ पाए। तो अब क्या है, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। अब यहां से क्या है, लड़कियां 5 है, 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां, मतलब 5 लड़कियां हैं, वो बहुत ही तहजीब है, बहुत ही शालीन है, बहुत ही अच्छे से रहने वाली है। ठीक है, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त ही है वो, मतलब तमीज और तहजीब की जीती जागती मूर्त है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना है यह नहीं सिखाया, लेकिन क्या नहीं करना है ये एकदम बढ़िया से सिखाया है। क्या नहीं करना चाहिए इससे उसकी तालीम दी गई है कि बस लड़कियां क्या है। यहाँ पे देखिए आपको लिंग भेद नजर आता है। मैंने आपको कहा यहाँ पे आपको सभी तरह की, तो 3 तरह की बुराइयां इस कहानी के जरिए आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको लिंग भेद की झलक नजर आएगी। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। लड़कियों को यहाँ पे कठपुतलियां करके कहा बुलाया गया है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को बस इस बात का गर्व है। और सेन साहब और सेन साहिबा जो हैं
उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि हम अपनी लड़कियों को कठपुतलियों की तरह रखें, जो कहते हैं मानती है उठ तो उठ बैठ तो बैठ, ठीक है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वो दौड़ती हैं और खेलती भी है, ठीक है। वो दौड़ना खेलना उनको कहा गया, चलो दौड़ सकते हो खेल सकते हो, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, दिन भर नहीं। और वो भी शाम के वक्त क्यों क्यों और चूंकि उसे सिखाया गया है कि इस बात से उसकी सेहत के लिए जरूरी है, खेलना सेहत के लिए अच्छा है, बस इसीलिए सिर्फ शाम को उन लोगों को खेलने दिया जाता है। वो ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी के तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। वे हंसती हैं लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ, कुछ खुशी हो तो एक छोटी सी मुस्कुराहट, हा हा करके हंसना उन लोगों को, मतलब खुल के हंसना भी उन लोगों को अलाउड नहीं है। सोसाइटी में किन्हें भी उन्हें किलकारी मार के हंसते हुए नहीं सुना। सेन परिवार की मुलाकाती रस्क के साथ अपनी शरारती बच्चों को खींचकर कहते हैं, सेन साहब से अगर कोई मुलाकाती आते हैं तो वो अपने दो बच्चों को देखकर कहते हैं कि देखो, एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां हैं, एक तुम लोग हो और सेन साहब की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए तो नहीं, को तोड़ने के लिए बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता। यानी सेन साहब के यहाँ जब कोई रिश्तेदार आते हैं और उनकी बेटियों से मिलते हैं तो उनकी बेटियों को बड़ाई करते हुए अपने अपने बाल बच्चा को डांट देते हैं कि एगो तुम लोग हो जो खूब उद्यम मचाते रहते हो, एक इनकी बाल, एगो इनके बेटी है कुछ भी नहीं करती, कितनी शालीन है, ठीक है। आगे बात करेंगे इनमें। तो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं है। तो वो जो सेन साहब की जो मिसेस थी, सेन साहिबा, वो जो बोल के रखी थी कि गाड़ी को जो है खोखा और खोखी यानी बेटा और बेटी से दूर रखना है, तो जहां तक जो बेटी का जो सवाल है, तो बेटी तो इन लोग से दूर रहेंगी ही। क्यों? क्योंकि वो उन्हें तालीम दी गई है। क्या, किस चीज की शिक्षा दी गई? उनको ये जरूर नहीं बताया गया है कि क्या करना है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है? गाड़ी के पास नहीं जाना है, ठीक है। खतरा नहीं था, तो लड़कियों से गाड़ी को खतरा कुछ नहीं था। लेकिन खोखा, खोखा भी तो है, खोखा यानी बेटा। अब देखिए यहाँ लड़कियों को किस तरह की शिक्षा दी गई, लड़का को किस तरह का रखा गया है। खोखा जो एक ही है, एक ही लड़का है, 5 बेटी है, लेकिन खोखा लड़का एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउमीदी बुढ़ापे की आंखों का तारा है। वो क्या है? बुढ़ापे की आंखों का तारा। आंखों का तारा होना यहाँ मुहावरा है, बहुत ही प्यारा होना। आंखों का तारा है, यह नहीं कि मिसेस सेन अपने और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन दोनों सेन साहब और सेन साहिबा कुछ बूढ़ी हो गई हैं। भले वो लगते नहीं है, क्या अमीरी है भाई, पैसा है, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ, यानी खोखा का जन्म तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं थी। जब उन लोगों को लगा था कि अब तो हम लोग का बाल बच्चा नहीं होगा। 5 बेटियां ही थी, क्योंकि खोखा सबसे छोटा है। 5 बेटियों के बाद उनको लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची रह गई। उस समय खोखा का आविर्भाव हुआ, खोखा का जन्म हुआ। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। यहां से भी क्वेश्चन आता है, जीवन के नियमों का अपवाद कौन था? खोखा, ठीक है। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद जो होता है, जन्म बच्चों का नहीं हो पाता है, लेकिन खोखा उसके बाद भी हुआ था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि घर के नियमों का भी अपवाद हो। जिस तरह वह जीवन के नियमों का अपवाद था, उसी तरह घर के जो नियम थे कि सबको गाड़ी से दूर रहना है, सलीके से रहना है, जिस तरह उनकी बहनों के लिए कानून थे, वो उसमें भी अपवाद था। वो इस कानून को तोड़ सकता था। इस तरह मोटर को कोई और खतरा हो सकता था तो खोखा से ही था। तो मोटर को जो गाड़ी थी, जो चमचमाती बिल्कुल कोयल के जैसी जो गाड़ी थी, इसमें अपना शकल भी दिख सकता था, तो उसको किससे खतरा था? खोखा से था, सेन साहब के बेटे से, जो कि सबसे छोटा था, ठीक है। आगे बढ़िए हम लोग। अब आगे क्या है? बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 बेटियां, 5 के नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 हुई। तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, उनके घर में अनमनीय थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग। बेटी के लिए शिक्षा के अलग नियम, बेटे के लिए शिक्षा के अलग, बेटी के लिए घर के अलग नियम, बेटे के लिए अलग।
कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। खोखा सेन साहब का बेटा है, अमीर आदमी का बेटा है, तो उसे इंजीनियर बनना चाहिए। अभी तो उसमें इसके लक्षण दिखाई भी पड़ते हैं। अभी से उसमें इसमें क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उन्हें वैसी ही दी जा रही है। खोखा की जो ट्रेनिंग हो रही है, इंजीनियर वाली ट्रेनिंग हो रही है। कैसी इंजीनियर? बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी खोखा के दुलारने के स्वभाव के कारण ही सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था। क्या सिद्धांत को बदल लिया था? अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत करने का विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ता है। सेन साहब के जो दोस्त लोग आते हैं अपना डाइनिंग रूम में, डाइनिंग एरिया में बैठते हैं कि भैया बात किया जाए, और कोई टॉपिक जब उनको नहीं मिलता है कि किसका लड़का क्या करेगा, तो उन लोग का यही टॉपिक निकलता है कि अरे हम लोग का बाल बच्चा आगे, हम लोग का जो अगली पीढ़ी है उसका फ्यूचर क्या है, उसके बारे में डिस्कशन होने लगता है। तब सेन साहब जड़ी मौलिकता और दूरदर्शिता के साथ फरमाते हैं कि अरे हम अपना बेटा का बताते हैं, जो सबसे छोटा है वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे, कि हम अपना बच्चा के को अपना ढंग से ट्रेन करेंगे। और क्या कर रहे हैं, और वो अपने कैसे ट्रेन कर रहे हैं कि आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। सेन साहब कहते हैं कि अभी की जो पढ़ाई लिखाई है वो सब पढ़ाई लिखाई है, टाइम का बर्बादी, पैसा का बर्बादी, बहुत दिक्कत है जी ओकरा में। उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। खोखा को जो है हम अपनी तरह बिजनेसमैन बनाएंगे और इंजीनियर बनाएंगे, दो चीज बनाएंगे, अपनी तरह बिजनेसमैन अमीर, और क्या करेंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अब देखिए ना क्या कहते हैं सेन साहब, कहते हैं अब देखिए ना खोखा 5 साल का हो रहा है, खोखा 5 साल का है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किंडरगार्टन ये क्या है, होगा उस शहर का कोई जाना पहचाना स्कूल जो बच्चों के लिए हो। वो कहते हैं, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है, वह कारखाने का बढ़ाई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसे कुछ ना कुछ ठीक ठकी पीट किया करे। मतलब वो कहते हैं कि लेकिन हम उसको स्कूल में नहीं भेजे हैं, कारखाना से वो मिस्त्री बुलाते हैं अपना और उसको बताते हैं कि उसको सिखाओ मशीन क्या होता है, ठका पीट कैसे होता है, तो वो सब सिखाते हैं उसको। इसके बच्चे की उंगलियां अभी से औजार से वाकफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग तो यही नहीं समझते, कहते हैं कि हम अभी से जो है उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना शुरू कर लिए हैं, अभी से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। यही तो हिंदुस्तानी लोग करते हैं, वो अपना बुक पढ़ाने के चक्कर में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो छोड़ देते हैं। ये किसका कहना है? सेन साहब का कहना है कि हम पहले प्रैक्टिकली करवाएंगे, थ्योरी तो होते रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, आगे एक दिन का वाक्य है, एक दिन की बात है। ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साधारण हैसियत के अखबार निवास थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। यानी एक दिन सब लोग ड्राइंग रूम में, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त बैठे हुए थे। एक साधारण परिवार के अखबार निवास यानी पत्रकार थे और सेन के दूर के रिश्तेदार भी थे, साथ में उनका लड़का भी था। किनका? पत्रकार का लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा। खोखा अगर 5 साल का, तो वो जो उनका लड़का था 4 साल का था होगा, पर बड़ा समझदार था, समझदार बहुत अच्छा था और होनहार भी मालूम पड़ा था। बहुत अच्छा लगा लोगों को, वो अच्छा लगा। किसी ने उससे कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उस साहब से पूछा कि बच्चा तो स्कूल जाता है ना? सेन साहब स्कूल नहीं भेज रहे अपना बच्चा को। तो पूछता है कि बच्चा स्कूल तो जाता है ना? तो क्या होता है, बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार कुछ कहते, पत्रकार का बच्चा था, पत्रकार जी ना जवाब देते, तो पत्रकार कुछ कहते उससे पहले सेन साहब ने शुरू कर दिया कि मैं तो खोखा। देखिए अब सेन साहब से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। पूछा किससे जा रहा है? पत्रकार महोदय से। किनसे पूछा जा रहा है? पत्रकार महोदय से। लेकिन सेन साहब बोलते हैं कि मैं तो खोखा, पहले अपना बेटा भाड़ में जाए, बाकी सब, मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। और वे ही बात दोहराते थकते नहीं थे। बोले अरे हम तो खोखा को इंजीनियर बनाएंगे, बढ़िया से अपना पहले से लोहार बोला के उसको ठोक पीट करना सिखा रहे हैं, बढ़ई को बुला के करवाना, तो अभी से उसको इंजीनियर बनाना शुरू कर दिया, उसको हम इंजीनियर बनाएंगे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। मंद मंद मुस्कनिया पर अपने जो स्कॉलर लोग होते हैं ना, वो ज्यादा बहस नहीं करते, वो चुपचाप मुस्कुराते हैं। जब उससे फिर से पूछा गया, दोबारा उनसे पूछा गया, किन से? पत्रकार महोदय से, अपने बच्चे के विषय में, तो उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा, क्या कहा?
मैं चाहता हूं कि वह पहले जेंटलमैन बने। बोले कुछ भी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मजदूर बने, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। क्या बने? एक अच्छा इंसान बने। और जो कुछ बने उसका काम है, उसकी दूरी आजादी रहेगी, उसको बहुत ही आजादी रहेगी, उसको जिसमें इंटरेस्ट हो वो करे। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर एक्ट कर रह गए। सेन साहब को बड़ी दिक्कत हुआ, साला इतना बढ़िया सा हमें बोले मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और ये हमको मतलब मेरा जो शब्द है उसको उससे भी अच्छा बोल के महफिल लूट गया। आगे बात करते हैं। तभी बाहर से शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो इसके मित्रों मतलब बाहर से कुछ आवाज आई, सेन साहब उठ के गए, फिर उसके दोस्त उठ के गए। बाहर सेन साहब की सोफर और औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5 से 6 का बच्चा था और जिससे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। बाहर आवाज हो रहा था कि क्या हुआ, तो सब लोग बाहर देखने गए तो देखे कि सोफर है वो एक औरत को कुछ बोल रहा है। औरत एक बच्चे को समेटे हुए 5-6 साल की और वो बच्चा सोफर पर झपट रहा है। मतलब लड़ाई झगड़ा का पूरा माहौल बना हुआ है। ठीक है, अब वो क्या दिक्कत हुआ, आगे क्या होता है, वो लड़ाई झगड़ा का क्यों माहौल बना हुआ था? सेन साहब को देखकर सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को देखी तो औरत को थोड़ा डर लग गया, वो रुक गई। और आगे क्या हुआ, सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा। सोफर गए सेन साहब के पास और कहा उनको, क्या कहा? देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। क्या कर रहा था? मदन गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो कहने लगा जा जा, तो मैंने पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने के लिए दौड़ रहा है। बोला सर जी ऐसा है, ये बोल रहा था कि सर गाड़ी को छू रहा था, हम इसको मना किए, क्या किया, नहीं हट रहा था तो हम इसको अलग कर दिए, तो हमको मारने दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? मारने दौड़ रहा है। अब इसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। अब इसकी जो मम्मी है, हम तो इसको अलग कर दिए, ये अलग, अब इसकी मैयू हम पर आके ले धनाधन कर रही है, हम पर चिल्ला रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठ देखकर चुप हो गई। मदन की माँ सेन साहब से डर गई। साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा। क्या कहा? मदन की माँ किसको ले जाओ? मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। क्या कहा? मदन की माँ, मदन को ले जाओ यहां से और देखना वो फिर ऐसा ना कर सके। काहे नहीं कर सके? मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मतलब वो जो सोफर बोला था कि सर हम इसको हटा दिए, वो हटाया नहीं था, धक्का दिया होगा, उसका लेफ्ट पैर का जो घुटना था वो छिला गया था, वहां से खून बह रहा था, पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे, यानी वो जो मदन था वो कौन था? किरानी का बेटा था। किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो इसमें क्या हुआ, जब मदन को जब वो धक्का दे दिया और उनको चोट आ गई, उसमें कोई बड़ा बात थोड़ी है, किरानी का बेटा है, मर जाए क्या दिक्कत है। आगे बात करते हैं। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज हुई। वो जिसका मोटर के लिए मदन छू भी नहीं सकता था, उसके पीछे खटखट की आवाज हुई। कुछ तो आवाज कर रहा था। आवाज सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा, पीछे जाके गए, देखने गए तो क्या हो रहा था। और लोग सीढ़ी से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। मतलब और सभी लोग गए तो सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। सेन साहब खोखा गोद में लिए क्या कर रहे थे? मुझे ऐसे किया जाता है, बिल्कुल हल्की मुस्कुराहट के साथ उनको डांट रहे हैं। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। उनका जो लाल बत्ती, उनका जो गाड़ी था, जो उनका चमचमाता हुआ मोटर कार था, उसका जो पिछला हेडलाइट था वो चकनाचूर हो गया था। कौन किया? खोखा किया। और मदन छूने जा रहा था तो उसको धक्का दे दिया गया था। तो यहां देख रहे दो समाज, दो मध्यम वर्गीय लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास, अमीर और गरीब के बीच का यहाँ पे फासला दर्शाता हुआ है और उसकी आलोचना की है। चकनाचूर हो गया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा? मदन जब हो रहा था क्या होता था? मदन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उनका बेटा, खुद का बेटा खोखा जब किया तो क्या कहते हैं? देखें, देखा आप लोगों ने, देखें कैसे किया, बड़ा शरारती हो गया ये बच्चा। कालू दूसरा क्या? कालू नाम है। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, गड़िया के पीछे हरदम पड़ा रहता है। मर्दन तो पहली बार खाली छूने आया था, लेकिन ये आदमी गड़िया के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। इसके कल पुर्जों में आपको, इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है, इनकी गाड़ी के कल पुर्जे में खोखा को इतना दिलचस्पी है कि क्या बताएं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर
बत्ती के अंदर क्या है। इना प्रैक्टिकली नॉलेज लेके देख रहा था कि इसके अंदर है क्या, कैसे बनता है, इसलिए खोल के देखना चाह रहा था, तोड़ा नहीं है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ कार की ओर चले गए। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा को देखा नहीं, देखते भी तो कुछ समझ नहीं पाते। मित्र लोग को अगर देख भी लेते ना तो कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि मित्र लोग तो समझ गए थे कि ऊक सिर्फ छूने आया था तो इतना लफड़ा हो रहा था, तोड़ ताड़ के रख दिया है, फिर भी इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। इसको क्या बेटा बहुत बढ़िया और किया करो, इसी तरह का जो भाव है उनको दिया गया। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे। एक मिस्टर सिंह थे, जो एक पूरा फ्रेंड का एक मीटिंग चल रहा था, उसमें से एक मिस्टर सिंह थे जो अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। बोलते अब हमको आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। मिस्टर सिंह जाने वाले थे कि उसकी निगाह अचानक अगले चक्कर पर आ गई। उनकी जो मिस्टर सिंह है, देखते हैं कि चकवा क्या हुआ जी, चकवा का लगता है हवा निकला हुआ है। क्या हो गया था, चक्का का क्या हो गया था। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशान की हालत में खड़े हो गए। ये क्या हुआ कि टायर बिल्कुल बैठ गया था, टायर का हवा निकल गया था, बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े आए और कुछ झिझकते हुए बोले, सेन साहब भी देखे और बोले कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी हो क्या, कहीं ऐसा तो नहीं। कासू कौन, वही खोखा। खोखा का दो नाम आया अभी तक, खोखा, कासू और एक और कालू, तीन नाम हो गया, कालू, खोखा, कासू। कासू ने हवा निकाल दिया हो क्या। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को देखो, सेन साहब कहते नहीं दूसरा को देखो, तो उसका आदत है एगो नहीं निकालता, सब निकालता है। और पंप लेकर हवा भर दो तो ड्राइवर भी देखा कि चारों चक्का गोल है, चारों चक्का का हवा निकला हुआ है। और क्या कहते हैं कि जाओ तनी हवा भर दो और कुर्सी को लॉन में लगवा दो, तब तक हम वहां बैठेंगे, तुम तब तक हवा भर दो और तब तक हम लोग लॉन में बैठते हैं, उसके बाद ये चले जाएंगे। ड्राइवर ने एक कार की चक्का को लगाकर सूचना दी कि दूसरी और पिछले चक्के भी हवा निकली हुई थी। यानी वो कहते हैं कि अगला नहीं पिछल को हवा निकला हुआ था जी, सब में भर दिए हवा। ठीक है, काम तो कालू बाबू का ही मालूम पड़ता है। कालू बाबा कौन, खोखा, जो 5 साल का लड़कवा है। इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लेने चला गया कि भैया ऐसा है, वो चक्का का अगलो चक्का में निकला हुआ हवा, पिछलो चक्का में निकला हुआ है। काम किसका है, कालू बाबू यानी खोखा का है, बेटा का है। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। तीसरा फ्रेंड था, कितने फ्रेंड थे, एक तो सिंह साहब, मुखर्जी साहब, पत्रकार साहब और सेन साहब, ये 4 लोग थे। तो मुखर्जी साहब की गाड़ी ठीक थी, तो निकले। किसके साथ निकले, वो अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ निकल गए। मुखर्जी साहब अपने परिवार को लिए, पत्रकार महोदय के परिवार को लिए और चले गए। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन में कुर्सियों को बैठकर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कासू ने इधर चक्के में हवा निकालने की भी हरकत जान ली है। वो जो इंजीनियर बन रहा है ना हमारा बेटा कासू, वो इंजीनियर बनते बनते इतना सीख गया कि हवा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तू जान गया है, इसीलिए वो निकालते रहता है। मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उनकी इस हरकतों को देखकर तो साफ मालूम होता है कि इंजीनियर में उसकी बहुत दिलचस्पी है। वो जो हवा निकालता है, इससे हमको देख के लगता है कि वो पक्का इंजीनियर बनेगा। क्या, पक्का इंजीनियर बनेगा। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक चक्का में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। इसी तरह का अलग अलग चीज से बिना मतलब का बात होते रह गया। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। वो हवा निकालना सीख गया, इसीलिए मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। आगे कंप्लीट करते हैं। सेन साहब, सिंह साहब निकल गए, सब लोग अपना दोस्त लोग निकल गए। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे देखिए। सेन साहब अंदर लौटे जब सब लोग चले गए। बेयर को यानी अपने एक नौकर को मदन के पिता गिरधर लाल, मदन के पिता कौन, गिरधर लाल। अभी तक देखिए सेन साहब, उनकी पत्नी, सेन साहब की बेटी, सेन साहब का बेटा खोखा, उसके बाद मदन, मदन की माँ। इतना लोग से आप मिल चुके हैं। अब मिलेंगे मदन के पिता गिरधर लाल को उसकी फैक्ट्री से किरानी, जो कि मदन लाल कौन थे, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। क्या थे, किरानी थे। उनको आने के लिए कहा गया। ठीक है, आते ही एक कोने में आउट हाउस में रहता था, जो कि कहाँ, सेन साहब का घर था। उनके घर के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी था, वहीं पे कौन रहता था, गिरधर लाल था। आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया, उसे बुलाने का हुक्म दिया और गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुका के खड़ा रह गया। हाँ हुजूर बोलिए, क्या बोल रहे हैं, एकदम बताइए क्या। तो जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है, जब कोई कैदी खून कर लिया और उस जज के सामने किस तरह गिल्ट अवस्था में खड़ा रहता है, उसी तरह गिरधर लाल सेन साहब के आगे खड़ा था। सेन साहब ने ठंडी बोलोस आवाज में कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया, देखो गिरधर लाल,
मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, बहुत बदमाश हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं, हम तुम्हारा और उसका भलाई चाहते हैं, बहुत दिक्कत कर रहा है वो, गाड़ी को गंदा किया वह अलग, एक तो गाड़ी को छू के उसको गंदा किया वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और सामने भी डरने के बदले उसे झपटता रहा, और जब हम गए भी तभी वो डर नहीं रहा था, वो और झपट रहा था। ठीक है, तो ये गिरधर लाल को कहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, और जो खोखा है वैसे लड़के क्या बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। कौन? मदन जैसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। और गिरधर लाल कभी जी कह देता। सेन साहब का भाषण जारी था, उसकी हालत क्या होती तुम जानते हो ही हो जी, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। यानी मदन के बारे में अच्छा खासा लपेटा लंबा लेने के बाद सेन साहब गिरधर लाल को बोले जाओ, उसको जाके बढ़िया से समझा देना। क्या करना? बढ़िया से समझा देना। आगे बात करते हैं हम लोग। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों के आरामदेह शयनगार गूंज गया। यानी रतिया को मार लग रहा था। किसको? मदन को। क्यों? क्योंकि गिरधर लाल के पास शिकायत गया था सेन साहब का कि देखिए गाड़ी को मेरा छू के एकदम गंदा कर दिया है, ऊपर से जो सोफ था उसको क्या मारने दौड़ा। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन की धर्मपत्नी ने बड़ी समझदारी की बात कही। क्या समझदारी की बात की? मैंने कहा ये बहुत ही व्यंग और आलोचना बहुत एकदम हटकर कहते हैं। क्या समझदार की बात कहती है? गिरधर कुछ समझदार आदमी है। कौन कहती है? धर्मपत्नी से। कौन कहते हैं? सेन साहब कहते हैं गिरधर कुछ समझदार आदमी, हम उसको समझाएं, देखो समझ गया, कूट रहा है दम भर मदन को। क्या कर रहा है? समझा नहीं रहा है, कूट रहा है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। उसकी बीवी जो उसके तरफ से बोल रही थी मदन के तरफ से, वही बिगाड़ रही है। मदन की यही दवा है, मदन की यही दवा है। क्या यही दवा है? उसको जो कुटैया लग रहा है, उसको जो मार लग रहा है मदन की, वही दवा है, उसी से वो सुधर सकता है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए, यानी ऐसे ही उसको मारते रहे तो क्या हो जाएगा? मदन ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी छड़ी के साथ ही बच्चे ठीक होते हैं, छड़ी के सहारे ही बच्चे ठीक होते हैं, वो बदमाशी नहीं करते हैं। इसका यही आपका यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ। माता सेन की नींद उचट गई थी। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्होंने मदर की कतर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी। अब जो माता सेन थी यानी सेन साहिबा जो थी, उनकी नींद खुल गई। किससे? मदन जो चिल्ला रहा था उससे नहीं, मदन जो मार से चिल्ला रहा था उससे नहीं, उसके पति जो बकबक कर रहे थे ना कि हाँ यही एकदम सही होना चाहिए और दो धड़ाधड़ मारते रहो, इससे ज्यादा उनसे उनके पति से उनकी नींद खुल गई। लेकिन उन्होंने भी अपनी खीज मदन पर ही उतारी। वो भी अपने पति को बोलने की हिम्मत ने क्या मदन को उतारी। कमबख्त कैसा कोए की तरह चिल्ला रहा है, भीख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। यानी कैसा चिल्ला रहा है, बिल्कुल एकदम भीख मंगा की तरह। उसको मार लग रहा है, उसको दिक्कत नहीं है, चिल्ला काहे रहा है इतना। ठीक है, तो आगे मदन का अर्थ रुदन रुक गया। मदन का जो है अर्थ रुदन यानी जो उनका मार्मिक जो रो रहा था वो रुक गया। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सोने के शयनगार तक नहीं पहुंच रही थी। अब जो है मदन जो है रोना बंद हो चुका था, लेकिन इस बात की खैरियत थी, इस बात का अच्छा था कि वो जो सिसक रहा था वो कहाँ महल तक नहीं पहुंची। कहां तक? शयनगार तक नहीं पहुंची जहां सेन साहब सोए हुए थे। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहतों से बगल वाली गली में जा निकला। यानी बंगले का जो आहता होता है, बंगला का जो चार दीवारी होता है, शाम के समय खोखा जो सेन साहब का बेटा था खेलता कूदता बाहर गया। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। वहां मदन क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। पड़ोसियों के लड़के के साथ लट्टू खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई और उसको भी खेलने का मन किया। हंस कोए की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी हंस कौन? खोखा, जिसको एकदम बिल्कुल अच्छा से महल बना है, घर बना है, उसकी खेलने के लिए सेपरेट चार दीवारी है पूरे घर में। लेकिन वो जो हंस था वो कौवे यानी कौन? मदन और उसके दोस्त जो कि गरीब थे एवं उसके लिए खेलने का कुछ स्पेशल इंतजाम नहीं था। जहां वो चले जाते थे मिलकर अपना स्पेशल जमात लगाते थे, वैसे जमात में जाने के लिए खोखा ललक गया।
लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, आदत उसका था कि भैया ऐसा है, मालिक का बेटा है, हम ऐसे कैसे मना कर दोगे, हमको लट्टू दो हम भी खेलेंगे। मतलब बिल्कुल बहुत रौब से, हमको लट्टू दो हम भी खेलेंगे, मतलब उसका है। दूसरे लड़कों को कोई खास उज नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। यानी दूसरे को कोई दिक्कत नहीं था, क्या वो जानते थे अमीर आदमी लड़का है, बढ़िया बढ़िया चीज लेके आएगा, ठीक है। पर उसके अपमानित प्रताप प्रतपीड़ित अथी प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। लेकिन वहां का जो लीडर था कौन था, मदन था। बाहर का जो लीडर था कौन था, मदन था। वो कैसा था, अपमानित था, उस दिन उसका अपमान हुआ था गाली के कारण। प्रताड़ित था यानी पापा से धुलाई अलग, ठीक है। और उसके बाद लीडर था और वह उसको ये बात मंजूर नहीं थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर के पास बैठ जा, अपने मोटर के पास बैठो, जो अपना तुम्हारा मोटर है ना जिसको छूने के कारण हमको कल इतना मेरा इतना जो सुतैया हुआ है, जा अपना मोटर के पास रहो, निकलो यहाँ से, यहाँ कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा। अब क्या हुआ, कासू तेईस में आ गया कि हमको ऐसा बोलेगा। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, तो क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। वो इससे पहले भी अपना बहन पर 5 लोग जो उसकी बड़ी थी उस पर हाथ चला देता था, अपना नौकर लोग पर मार देता था। तो फिर मदन किस चीज का, मदन तो नौकर का बेटा था। उसने आओ देखा न ताओ, मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया है, एक घूंसा मदन को मार दिया। कौन, खोखा मार दिया, कासू मार दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। यानी सेन साहब के अकॉर्डिंग जो चोर गुंडा डाकू मदन था वो भी कहां मानने वाला था। वह झटपट कासू पर टूट पड़ा, खोखा पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, बाकी जो लड़का थे वो देखने लगे, अब देखते हैं जीतता कौन है, मारो मदन, मारो कासू, दिल्ले रहो। तो क्या होता है, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले और पिल्ले के गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यह लड़ाई क्या थी, यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यानी बंगले के पिल्ले यानी जो बड़े बड़े जो बंगले होते हैं उसके पिल्ले हैं, वैसी लड़ाई थी। यानी ये कंपेयर करते हैं कि गली का जो कुत्ता होता है उस तरह और बड़े बड़े जो बंगलों का जो पिल्ला होता है उन दोनों के बीच की लड़ाई थी। आहतों में यही लड़ाई हुई रहती थी तो कासू शेर हो जाता। आहतों में यानी उसके जो बिल्डिंग का जो चारदीवारी थी वही लड़ाई अगर वहां हुई, ये जो बाहर की जो लड़ाई है वो लड़ाई अगर उसके घर के आहतों के अंदर थी, घर के चारदीवारी के अंदर होती, यही लड़ाई होती तो कासू शेर हो जाता, वो मदन को मार सकता था। वह तो बस 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। वहां उसको मार लगा, किसको, कासू को मार लगा, और वो फिर रोता हुआ निकल गया। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यहाँ पे कहते हैं महल और झोपड़ी वाले की जो लड़ाई होती है उसमें अक्सर देखा जाता है कि महल वाले जीत जाते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले ने उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन कब जीतता है झोपड़ी वाले, महल वाले कब जीत जाते हैं, जब अन्य झोपड़ी वाले भी महल वाले के साइड हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अवल कहां, यानी बच्चे इतना कहां जानते थे। उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनीय लीडर की सदर की और ना अपने माता पिता के मालिक लाडले की। यानी बच्चे जो है ना मदन के साइड थे ना खोखा के साइड थे। लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। यानी जैसे ही लड़ाई खत्म हुआ वो सब भाग गए। काहे कि अब सेन साहब आएंगे, दिक्कत होगा, हम लोग को देख लेंगे, तभी हम लोग को भी पड़ेगा। तो ठीक है, आगे मदन घर नहीं लौटा, घर नहीं आया, वो जानता था घर जाएंगे मार खाएंगे। लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरा फिरता। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। फिर उसको भूख लगी अच्छा खासा टाइम के बाद, 8-9 बजे रात के बाद आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना तो मामूली बात थी, वो मार का आदी हो चुका था। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। डर इस बात का था कि अन्य दिनों से भी आज मार ज्यादा लगेगा। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा। मां नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी, यानी बगल से जो है आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनी। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ जब अंदर पूरा बढ़िया से पहले खाना खा लिया, उसके बाद अंदर से जाके बातचीत सुना, क्या बात हो रहा है। बहुत ताज्जुब हुआ। क्या उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। सोचा भैया आज उस दिन खाली गाड़ी छुए थे, इतना मार लगा,
आज तो उसी को बेटा को अच्छा से धो के आए हैं, तो सेन साहब तो अच्छा से गर्जे होंगे मेरे पापा पे, मेरे पापा पे अच्छा से गर्जे होंगे, मेरे पापा हम पे अच्छा से बरसेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, पापा उनके बरस नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मतलब क्या कहता है कि अरे हम तुमको बता तो रहे हैं, साहब ही बोले हैं कि आज से जो है काम छोड़ो, कल से कल अपना ऑफिस में जाके तनख्वाह ले लेना और अपना बंगला जो है हम तुमको दिए हैं रहने के लिए वो खाली करो। इतना ही बात बोला है। मदन के काम की कोई बात ही नहीं हो रही है। उसकी सजा तो तजवीज होती तो सुनाने की कोशिश भी करता। यानी सेन साहब इतना बौखला गए थे कि गिरधारी गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिए थे। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरों में उसका पैर लोटे से लग गया। यानी जैसे ही वो सोने गया पैर उसका लोटे से लग गया। लोटे में उनकी आवाज सुनकर गिरधर लाल बाहर निकला। गिरधर लाल बाहर आया, मदन की अम्मा भी उसके साथ थी, वो भी बाहर आए और मदन चौंक कर घूमा और मार खाने के लिए तैयार हुआ। अब उसको लगा बाबूजी देख लिया अब तो मारेंगे ही, एक तो पहले कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ हिदायत दे के भेजे थे तो इतना मार खाए थे, हिवर तो नौकरी से निकाल दिया, अब तो आज अच्छे से कुटाएंगे। मार खाने के लिए तैयार हो गया और छाती में अपने हवा से बांध कर खड़ा हो गया। बोले बाबूजी अब मारिए लीजिए, क्या कीजिएगा, बाहर तो जितना देर रहेंगे नहीं। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, वो हमेशा अपने पिता के हाथ से मार खाता था। बहुत पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। बिल्कुल रोता भी था लेकिन बहादुरी के साथ। ठीक है, वो अपना बढ़िया से रो भी लेता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा और मदन को अपने दांत भींच लिए। यानी गिरधर अब दांत एकदम भींच लिया, अब बाबूजी मारेंगे। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया और अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे पर नाराजगी का बादल हट गया। नाराज नहीं था गिरधर लाल अपने बेटे से। उसने लपककर मदन को हाथ से उठा लिया और मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। वो बोला ही कौन, ही हमारे पापा है, इससे पहले तो कुटाई करते थे, आज बड़ी बढ़िया से उठा लिए हैं। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब इस तरह प्यार किया, अगर कभी किया भी तो गिरधर उससे बेपरवाह उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकल जाने पर मुमकिन हो सकता था। यानी वो क्या कहा मदन के पिता जो गिरधर लाल क्या कहते हैं, ये आखिरी लाइन है इस कहानी की और इसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखौफ हुए दो दांत तोड़ डाले, हा हा हा। यानी वो कहते हैं कि शाबाश बेटा, एक तुम्हारा बाप है जो सेन साहब के सामने सही बात भी नहीं बोल पाता है और एक तुम हो जो इतना बहादुरी से उसका बेटा का दो दांत तोड़ दिए। इसीलिए इसका नाम विष का दांत पड़ता है। यहां से विष के दांत, यानी उसके जो दांत थे, मतलब दांत का तोड़ना, यानी उसके जो है इतनी मनमानी को तोड़ने के समान कहा है। और क्या, मदन जो है खोखा के दो दांत तोड़ डालता है। यहीं पे ये कहानी पूरी खत्म हो जाती है। तो यहीं पे आपको पूरा देखने को मिला होगा। इसमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये भी देखना है, ऊंच नीच का भेद इसमें देखने को मिलता है। जो फिर अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोग के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, इस पे भी उन्होंने आलोचना की है। और एक परवरिश किस तरह होती है, बच्चों को किस तरह रखना चाहिए, इसके बारे में भी इसमें बात कहा गया है। तो रोशनी पब्लिकेशन ये पूरा यहाँ पे कहानी खत्म होता है विष के दांत। हर बार की तरह आपको मैं वही कहूंगा कि रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा बहुत सारी बुक है जो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन से जाके एक्सेस कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक, क्रैश कोर्स सारा लॉन्च हो चुका है, आपके नजदीकी बुक स्टोर पर बिल्कुल उपलब्ध होगा। कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का जो भी बुक आप लेना चाहें, चाहे वो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों का बुक आपको मिल जाएगा। क्लास 9, 10, 11, 12 सभी का आपको बुक आपको मिलने को देखने को मिलेगा। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। आज के इस सेशन में इतना ही। अपना प्यार देते रहें एवं हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके एवं अपने सपने को साकार कर सके। आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।